Hello friends, again I welcome you once again in our history class, and it is a very special one. Why? Because from the part 1 you getting the idea, we are discussing about the fundamental history. हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट की. ओके, लास्ट क्लास में हमने कुछ शुरुआत की थी रिगार्डिंग द टाइमलाइन, रिगार्डिंग द सोर्सेज एंड रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ राइटिंग. आई होप आप लोगों को जान के काफी एक्साइटमेंट हुआ होगा. कई ऐसी बेसिक चीजें थी जो हमने सुनी थी, हमने यूज की थी, पर हल्का सा उसको गहराई में हमने उसको जानने की कोशिश की. आज चलो एक और कदम आगे बढ़ेंगे. टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोर सोर्सेज रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री आल्सो एंड द सेम टाइम आल्सो द वर्ल्ड हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि जो हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री. नाउ तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ और नए कंसेप्ट रिगार्डिंग द हिस्ट्री. नाउ हिस्टोरियोग्राफी, ये टर्म अगर आप लोगों ने सुना होगा, ओके, तो आपको बेसिक आइडिया तो होगा कि हिस्टोरियोग्राफी है क्या. और अगर ये नया वर्ड है, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसकी में है क्या. चलो हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन लिखने से पहले एक हल्का सा डिस्कस करते हैं. दोस्तों हिस्ट्री में आप कोई भी टाइमलाइन लीजिए, आप मुगल के बारे में डिस्कस कीजिए, या मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कीजिए, हड़प्पा के बारे में बात कीजिए, या ब्रिटिश एरा के बारे में बात कीजिए, या इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात कीजिए, आपको मार्केट में कई सारी बुक्स मिल जाएगी और कई सारी बुक्स एक ही टॉपिक पे मिलेगी. अगर आप देख इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हो तो आपको कई सारे राइटर्स की बुक मिल जाएगी. इंडियन एंशिएंट इंडियन की बात करोगे उसमें कई बुक होगी, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में कई बुक होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. तो एक्चुअली अलग अलग एक टॉपिक के बारे में अलग अलग राइटर लिख रहे हैं, तो क्या नया लिख रहे हैं और किस अप्रोच के बारे में लिख रहे हैं. तो एक्चुअली जब भी कोई राइटर किसी भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के बारे में लिख रहा है या हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी अप्रोच से इंस्पायर होता है. जी हाँ, अप्रोच से इंस्पायर होता है या किसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होता है. तो आज, जी हाँ, आज हम इसी इंस्पिरेशन, इसी आइडियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. तो हिस्टोरियोग्राफी की डेफिनेशन क्या है? इट्स मीनिंग अ वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. अ वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री लिखने का क्या तरीका है? हिस्ट्री लिखने के अलग अलग तरीके हैं. आज हम मेन 4 तरीके, 4 आइडियोलॉजी, 4 अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि जो हिस्टोरियन लिख रहे हैं तो किस अप्रोच से लिख पा रहे हैं. ओके, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ सो वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज नोन एज ए हिस्टोरियोग्राफी. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच. इसका मतलब क्या है? नाउ इसका मतलब है द राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग by authority meaning जिस, मान लो किसी कंट्री ने किसी पे रूल किया हो. अच्छी तरह समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. अब ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, वी नो दैट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, as we know that, like British rule over India around 200 year. अब ब्रिटिशर जब इंडिया की हिस्ट्री लिखेंगे या यूरोपियन इंडिया की हिस्ट्री लिखेंगे, तो वो कौन सी अप्रोच में लिखेंगे? वो लिखेंगे इन इंपीरियलिस्टिक अप्रोच. ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है क्या दोस्तों? इंपीरियलिज्म मीनिंग, जो इंपीरियलिज्म का मीनिंग है कि व्हेन वन कंट्री रूल ओवर अनदर कंट्री फॉर द इकोनॉमिकल रिसोर्सेस. जैसे हम जानते हैं कि जब जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इन 16th सेंचुरी, इन 15 आल्सो, इंडिया वाज रूलिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी. इकोनॉमिकल कंडीशन काफी बढ़िया थी. अब यूरोपियन यहां आना स्टार्ट करते हैं, वास्को डी गामा, पुर्तगीज, और स्लोली जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, सारे यहां पे आते हैं, पुर्तगीज. और यहां क्यों आते हैं? इकोनॉमिकल रिसोर्स के लिए. और लेटर ऑन वी नो दैट दे एक्वायर्ड द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पेशली ब्रिटेन. 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बाकी एरिया भी कब्जे किए जाते हैं. तो इंपीरियलिज्म का मीनिंग क्या है दोस्तों? सिंपलिंग, व्हेन वन कंट्री रूल ओवर अनदर country for the economical resources, this process known as imperialism. अब जो इंपीरियलिस्टिक अप्रोच में राइटर क्या लिखेगा? तो दोस्तों वो क्या लिखेगा? मान लो ब्रिटेन इंडिया पे रूल कर रहा है और कोई भी कंट्री जो किसी भी, मान लो ए कंट्री बी पे रूल कर रही है, यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया का फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो ये बाकी जगह भी ऐसा ही होता है कि जो
रूल कर रही है, जो ऑथोरिटी है, अब वो अपनी कॉलोनीज के बारे में, एक इस कंट्री के बारे में जिन पे उन्होंने रूल किया उनके बारे में क्या लिखेगी। छोटा सा एग्जांपल लो, ब्रिटेन लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, अब ये कह रहे हैं कि दैट बिफोर 1757 और थोड़ा सा और बिफोर द ब्रिटिश एंट्री इंडिया, इंडियन हिस्ट्री वॉज टोटली डल, or they were saying that the golden era or a development or a modern time period in Indian history start after the entry of Britisher। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सिंपली कि हमारे आने के बाद ही इंडिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा ही हर ऑथोरिटी करती है, और किसी भी कंट्री पे अगर कोई ऑथोरिटी रूल कर रही है वो इसी तरीके से लिखती है, तो वो क्या कर रही है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्टिफाई देयर रूल। भाई ये बता रहे हैं कि अगर हमने रूल किया है, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया है, तो इंपेरिस्टिक अप्रोच में क्या लिख रहे हैं, भाई अगर रूल किया है तो हमने तुम्हारे ऊपर कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, हमने तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं किया है। तो ये लिखने का तरीका होता है इंपेरिस्टिक अप्रोच। तो इसमें क्या होगा कि जो भी पास्ट में पॉजिटिव चीजें हैं उनको हाइड किया जाएगा, इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि हाउ इट वाज बैकवर्ड बिफोर द एंट्री ऑफ द ब्रिटिशर, पर ब्रिटिश के आने के बाद सब कुछ पॉजिटिव होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। तो ये तरीका है, इसको कहते हैं इंपेरिस्टिक अप्रोच, वेयर द ऑथोरिटी द रूलिंग कंट्री और रूलिंग एम्पायर ट्राई टू जस्टिफाई देयर ओन रूल। दिस इज द इंपेरिस्टिक अप्रोच। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। ओके, जो नेक्स्ट अगला तरीका है, अगला तरीका आता है नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। इतिहास लेखन हो गया हिस्टोरियोग्राफी। नाउ इट इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन, द इंपेरिस्टिक। कैसे भाई, जब ब्रिटिश ने लिख दिया, अगेन वी गोइंग टू टेक द सेम आइडिया, द ब्रिटिश एंड इंडिया, ताकि हम इस आइडिया से फैमिलियर है। नाउ जब ब्रिटिश ऑथोरिटी ये सब लिख रही है कि हमने आप पे रूल किया, आपके ऊपर ऐसा नहीं किया, तो अब नेशनलिस्ट क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर काउंटर अटैक, दे आर राइटिंग एज ए काउंटर अटैक टू इंपीरियलिस्टिक राइटिंग, इंपीरियलिस्टिक राइटिंग। जब ब्रिटिश ऑथोरिटी कह रही है कुछ भी पॉजिटिव नहीं था इंडिया में हमारे आने से पहले, जो भी पॉजिटिव है हमने स्टार्ट किया, अब नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लिख रहे हैं नहीं, अब इन्होंने दे आर मेंशनिंग अबाउट द मौर्यन एम्पायर, दे मेंशनिंग अबाउट द मुगल्स, दे मेंशनिंग अबाउट द गुप्तास, दे मेंशन अबाउट द हड़प्पा, दे मेंशन अबाउट द वैदिक एरा। ऐसे कई सारे पॉइंट निकाल रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री ब्रिटिश के आने से पहले देयर वाज अ पॉजिटिव पॉइंट वाज देयर, देयर वाज अ ग्लोरियस पास्ट वाज देयर। तो एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे राइटिंग अबाउट द ग्लोरियस पास्ट ऑफ अ नेशन। राष्ट्रवाद, नेशन राष्ट्र से बना है। सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे राइटिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, काउंटर अटैक कर रहे हैं ब्रिटिश इंपेरिस्टिक अप्रोच को। क्या बता रहे हैं कि आप जो ये सब बता रहे हो ये गलत है, आपके आने से पहले भी इंडिया में पॉजिटिव पॉइंट था, इंडिया की अपनी खुद की हिस्ट्री थी। तो क्या मतलब ये बेस्ट है। एक चीज ध्यान देना लाइक स्टूडेंट कि हम यहाँ बात कर कौन सी सही है कौन सी गलत है, हम उसमें नहीं जाएंगे। ओके, लाइक हर आइडियोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कोई ज्यादा हो सकती है कोई कम हो सकती है। नाउ सो इट्स नॉट मीन दैट दिस वन इज अ परफेक्टली। नाउ अब इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट क्या आ रहा है कि व्हेन दे आर ग्लोरीफाइंग द पास्ट समहाउ दे आर नेग्लेक्ट द डेफिशिएंसी। मतलब ठीक है, आप हिस्ट्री आप लाइक टेक एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री, पॉजिटिव पॉइंट लिख रहे हैं अच्छी बात है, पर जो कमियां हैं उनको छोड़ देते हैं। तो क्या ये तो सही है ना, कमियां क्यों बताएं हमने अपने देश के बारे में। नहीं दोस्तों, अगर हम आज 21st सेंचुरी में इफ वी आर रीचिंग towards the developed nation, if we are becoming we can say that a good nation, a developed society, GDP अच्छी है, सोसाइटी बढ़िया हो, इंडिया आज जो भी कुछ है 21st सेंचुरी में वो अपने पॉजिटिव पॉइंट की वजह से भी है और जो नेगेटिव पॉइंट है उनकी वजह से भी। why deficiency, why demerit? Because we are keep learning from them, we are keep learning from the positive point also, at the same time from the negative also.
कहने के नाम पे वी नॉट गोइंग टू से दैट एवरीथिंग वाज द परफेक्ट, वर्ना सिस्टम यहाँ भी था, कई सारी प्रॉब्लम यहाँ भी थी, तो उनके बारे में भी बात करना जरूरी है. So that's why we must, as a history student, that's why we are keep emphasizing when we are reading any history book. उस वक्त हम इंडियन नहीं हैं, वी नॉट बिलोंग टू एनी कास्ट कम्युनिटी, वी आर जस्ट द हिस्ट्री स्टूडेंट. जो फैक्ट आ रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. हाँ, उस पर काउंटर अटैक हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप कोई हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हो और आप ब्लाइंडली यू गोइंग टू फॉलो इट, और इफ यू आर रीडिंग थ्रू एनीवन, इट्स नॉट मीन दैट यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दैट पर्टिकुलर पॉइंट. यू कैन गिव योर काउंटर पॉइंट बट इन अ एविडेंस वे. आपको प्रूफ देना पड़ेगा. वही तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द ओरल सोर्स. आपको प्रूफ देने पड़ेंगे. दैट्स द मेन थिंग. यू हैव अ राइट टू राइट डाउन योर ओन हिस्ट्री, अ न्यू हिस्ट्री in a new perspective, but at the same time provide the evidence, a proof. Now, so this is about the regarding it. Okay, so this is the basic thing that we can't ignore the demerits. Let's move to the next one. जो थर्ड अप्रोच है हिस्टोरियोग्राफी की, मार्क्सिस्ट अप्रोच. किसने स्टार्ट की? नाम से आइडिया लग गया होगा आपको. जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स. Marxist approach or a communist approach, we can also see that the Marxist approach or a communist approach. अब पहला पॉइंट तो ये है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्यों कहा जाता है. आपको आइडिया लगे होगा कि कार्ल मार्क्स के नाम पे है. फिर कम्युनिस्ट अप्रोच क्यों कहा जाता है? इन्होंने जो बेसिकली ही राइट द वन बुक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने लिखा था, तो उसके बेस पे इन्होंने बताया था बेसिकली रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ द कम्युनिज्म. ओके, एक चीज हल्की से देखना, एक हल्का से एक वर्ड कंफ्यूज हो सकता है जो हम बात कर लेते हैं. ये होता है कम्युनिस्ट और एक वर्ड होता है कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म भाई स्पेलिंग में थोड़ा मिलता जुलता लगता है. कम्युनिस्ट है और यहां बस वो ए और एल आ गया. कम्युनलिज्म और है कम्युनल. भाई रात दिन का अंतर है इनमें. ओके, कम्युनिज्म की बात करें वो अलग पॉइंट है, और कम्युनलिज्म इट इज अ पॉलिसी ऑफ द हेट्रेट बिटवीन द टू रिलीजन्स. तो कम्युनलिज्म की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे, तो इसको ध्यान रखना. कम्युनलिज्म टोटली अलग है. द हेट्रेट पॉलिसी विच क्रिएट अ हेट्रेट और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ टू रिलीजन. नाउ वो कम्युनलिज्म है, और हम यहां बात करें कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म की. ओके, नाउ कम्युनल मैनिफेस्टो के थ्रू ये क्या कहता है कि अप्रोच है क्या. ओके, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सीइंग हिस्ट्री एज ए आउटकम ऑफ इकोनॉमिकल रीजन. व्हाट दे आर सेइंग, हिस्ट्री में जो भी हुआ उसके पीछे इकोनॉमिकल रीजन है. कैसे? बाकी रीजन भी ये बताते हैं, पर जो मेजोरिटी ऑफ द रीजन की बात करते हैं वो इकोनॉमिकल रीजन है. कैसे? लेट टेक एग्जांपल अगेन, ब्रिटेन और इंडिया. British or European came to India. Why they came to India? Like we already discussed, India was quite good in a basically economical condition. The resources were quite plenty. So the British, the European basically came for the economical resources. Any war, any battle, any treaty, any agreement, the reason is economical reason. So these things they are mentioning कि economical के कारण यहाँ आए, that was the reason. And second thing they talk about the right of workers. वर्कर में ये बात करते हैं किसान और मजदूर की. वी आर टॉकिंग अबाउट द पीजेंट एंड लेबर. भाई किसान और लेबर की बात क्यों करते हैं? देखिए भाई, अगर अभी कोई ग्रेन लेना हो, व्हीट, मिलेट, आप कहीं भी जाके शॉप से ले सकते हैं, कई जगह मूल से ले सकते हैं, पर यहाँ तक ये अनाज पहुंचा कैसे? किसान की बदौलत ना. और अभी हम बात करते हैं लेबर की, मजदूर की बात करते हैं, लाइक द पीपल आर लिविंग इन द फ्लैट, इन हाउसेस, पर इन सबको बनाया किसने? लेबर ने ना. तो बेसिकली दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. सो दैट्स व्हाई द कम्युनिस्ट बेसिकली गिविंग इंपॉर्टेंस टू देम. यही बेसिक है और इनको ही इनका राइट नहीं मिल पा रहा है. सो दैट्स द मेन थिंग रिगार्डिंग इट. ओके, नाउ भगत सिंह, a great Indian revolutionary, he was inspired from the communist approach. Okay, इनकी पार्टी का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. Okay, so he was quite inspired from the that approach, the Marxist approach or communist approach. So this is regarding that.
तो की पॉइंट क्या है, दे टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल रीजन एंड दे आर गिविंग द इंपोर्टेंस टू द वर्कर्स, पीसेंट एंड द लेबर. दिस इज द मेन थिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अगला पार्ट क्या आ रहा है दोस्तों, अगला और लास्ट पार्ट, और इसको एक और पॉइंट कहते हैं, इट इज अ लेटेस्ट और a newest approach of history. It's the latest or a newest approach of history, subaltern histories. ये ज्यादा पुरानी नहीं है. It's basically come into the picture from the 1960s onward. Okay? ये subaltern है क्या, इस चीज को समझो दोस्तों. हिस्ट्री जो लिखी गई है, चाहे इंस्क्रिप्शन के बेस पे हो या आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स के बेस पे हो या टेक्स्ट के या रिटन टेक्स्ट के बेस पे हो या ओरल हिस्ट्री भी हो ना, कई चीजें जहां तक हिस्ट्री लिखी जाती है, द मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री फोकस ऑन अ एलीट क्लास, और वी कैन से दैट ऑन अ रॉयल क्लास. कैसे भाई, राजा ने क्या किया, किंग ने किस पे अटैक किया, किस बेसिकली उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका कोर्ट कैसा था, उनके अंडर में सोसाइटी कैसी थी. तो बेसिकली जो हिस्ट्री का मेन सेंटर पॉइंट रहता है दोस्तों, वो रहता है रॉयल क्लास के बारे में. तो अगर हम कहें कि फिर इन हिस्ट्री वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ रॉयलिटी, इन हिस्ट्री वी जस्ट लिमिटेड टू द रॉयल और किंग, इट इज फाइन वन, इट इज ए न्यूट्रल, नॉट एट ऑल. क्योंकि आप किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, किसी नेशन की बात कर रहे हैं, सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें केवल किंग और रॉयलिटी नहीं है, मिडिल पर्सन है, कॉमनर है, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, लेबर है, कॉमन पीपल है, द वुमेन्स, द दलित, रिगार्डिंग दैट. सो इनके बारे में जब हिस्ट्री में कहीं कुछ लिखा नहीं गया, नाउ इज इमर्जेंस ऑफ द सबाल्टर्न. तो इन्होंने क्या लिखा, आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा. नाउ दे आर राइटिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द न्यू पर्सपेक्टिव, they are writing the history from the new outlook. What kind of the outlook they are giving? दोस्तों ये बात कर रहे हैं कॉमनर्स के बारे में. They are writing about the commoners history. A commoners history जिनके बारे में लिखा नहीं गया, जैसे के बारे में like the regarding the women's. As we know that the most of the history is a patriarchal approach. The most about the males. The women's के बारे में, दलित के बारे में, okay. Regarding the untouchable, they also write about the peasant. They also write about the labor. यानी सोसाइटी का वो सेक्शन जिनके बारे में लिखा नहीं गया, जिनको इग्नोर किया गया, ऐसे सेक्शन की हम बात कर रहे हैं जिन्हें हार्डवर्क करके, जो हम बात कर रहे हैं रॉयल्टीज के बारे में बात कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज ऑनर के बारे में बात कर रहे हैं, इनके जो खजाने भरे हुए थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ द हार्डवर्क डन बाय द पीजेंट एंड द लेबर. But their hard work is totally neglected by the history. So subaltern writing the history in a new way, they are mentioning about the unsung heroes of the history. They mention about the unsung heroes of the history. Heroes is not just related to the male character. Heroes we are using for the male or female, for the both thing then. So this is the basic thing regarding it. Okay. So this thing is going on in a history. Basically what they are saying, that history is not autonomy or monopoly of one class, history about the everyone. क्या कह रहे हैं दोस्तों, इनका मेन जो मतलब आ रहा है, ये कहना जा रहा है हिस्ट्री किसी एक की वजह से नहीं है. हिस्ट्री वी नॉट सेइंग द हिस्ट्री ओनली बिकॉज ऑफ द वन कैटेगरी. हिस्ट्री में सबका रोल आता है. सो दे आर बेसिकली राइटिंग अबाउट इट. तो दोस्तों आई होप यू गेट द बेसिक थिंग रिगार्डिंग इट. आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हो, हमने किस पॉइंट को बेसिकली हमने जिस पे फोकस किया. हमने पहला जो पॉइंट डिस्कस किया, हिस्टोरियोग्राफी, द वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. इनके बाद में हमने 4 अप्रोच की बात की, इंपीरियलिस्टिक, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड द सबाल्टर्न. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट बेसिकली थिंग, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, इंडियन हिस्ट्री, डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे. हमने कई सारे कंसेप्ट की बात की पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों क्लासेस के अंदर. अब चलो आखिर में बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में. अभी तक हम जो बात कर रहे थे रिगार्डिंग द जनरलाइज हिस्ट्री, द वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी. दोस्तों इंडियन हिस्ट्री जो बेसिकली आप 8th में 6th 7th 8th में भी आती है, 9th और 10th में भी कुछ पोर्शन आते हैं. ओके, देन वी कम टू द 11th इज अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड 12th रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री को हम जानते हैं वी आर डिवाइडिंग इन 3 फेज. विच 3 फेज? एंशियंट,
एंशियंट हिस्ट्री, बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री। जो नेक्स्ट आएगी वो है आपकी मेडिवल, और लास्ट कौन सी है? मॉडर्न। तो पहली चीज आती है कि आप ये डिवाइड क्यों कर रहे हो, डिवाइड के पीछे रीजन क्या है, क्यों इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और क्या डिवाइड करना जरूरी है? हम कलेक्टिव अप्रोच में नहीं पढ़ सकते? चलो इस पे आते हैं। नाउ सबसे पहले ये डिवीजन किसने किया? दोस्तों, एक यूरोपियन था जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल, इन्होंने एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। He write in 1830s a British India. In this book, what he basically mentioning, उसने इस बुक के अंदर इंडिया के 3 पार्ट बता दिए। भाई इंडियन हिस्ट्री को इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सी 3 पार्ट? द सेम वन, एंशियंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न। फाइन, दिस इज द मिडिवल एंड दिस इज द एंशियंट। ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इन 3 पार्ट। क्यों ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे रीजन को समझो। अगर यूरोपियन और ब्रिटिश बेसिकली हम बात करें, इफ दे आर एबल टू रूल ओवर इंडिया अराउंड द 200 ईयर, और वो दे वर हार्डली अराउंड 1 लाख, बट दे रूल ओवर अराउंड 30 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन। तो यार इतने कम लोगों ने इतने सारे लोगों पर कैसे रूल किया? बिकॉज ऑफ द वन पॉलिसी। विच पॉलिसी? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसी को इन्होंने लगाया। और डिवाइड और रूल पॉलिसी यही तो यहां कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? एंशियंट बिलोंग टू द हिंदू एरा, मिडिवल टू द मुस्लिम एरा, एंड द मॉडर्न एरा बिलोंग टू द ब्रिटिश और यूरोपियन और क्रिश्चियनिटी। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिवाइडिंग इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन। ओके, वो हिंदुओं का एरा था या मुस्लिम का एरा था, तो कहीं ना कहीं जो नफरत फैलाने का काम है वो इन्होंने किया। दैट्स रिगार्डिंग इट, कि उनको ये समझ में आ गया था कि इतने बड़े इंडिया पे हम रूल नहीं कर पाएंगे अगर सारे मिलके रहेंगे, तो बड़ा अच्छा तरीका हम इनमें फूड डाल देते हैं, डिवाइड एंड द रूल। सो दैट वाज द आइडियोलॉजी। नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ वी कैन आस्क दैट, नाउ द ब्रिटिशर इज नॉट रूलिंग ओवर अस, then why we are still reading in Indian history in a 3 part? तो why we are doing it? इसका एक सिंपल सा पॉइंट है, why we are still dividing the Indian history is because of for the better understanding, that's all, for the better understanding। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। It's not mean that ancient was the best one, medieval was the weak one, modern was the some other thing, ancient belonged to the Hinduism, that nothing like that। एंशिएंट के अंदर भी पॉजिटिव पॉइंट थे तो डीमेरिट भी थे, मिडिवल एरा के अंदर भी पॉजिटिव पॉइंट थे तो डीमेरिट थे, सेम विद द मॉडर्न एरा। हर टाइमलाइन के हर टाइम पीरियड में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस कास्ट ने ऐसा किया या उस रिलीजन ने ऐसा किया। यू कैन सी दैट द इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट और रिलीजन ऑन एवरी टॉपिक, दिस वन ऑन अ पॉजिटिव ऑल्सो, ऑन अ नेगेटिव ऑल्सो। नाउ तो डिवाइड अभी हम क्यों कर रहे हैं भाई? आपको एक कोई बड़ा सा प्लान है, ओके, मान लो 1 वीक के बाद में एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? आप डिवाइड कर दोगे ना प्लान को, कि पहले हम मंडे ट्यूसडे ये टॉपिक पढ़ते हैं, देन आफ्टर दैट दिस वन। तो सिंपली इंडियन हिस्ट्री को अभी हम क्यों कर रहे हैं डिवाइडिंग? फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। पर एक पॉइंट हम मानते हैं, इंडियन हिस्ट्री इज अबाउट द connecting concept. Like in a medieval era, whatever we did is because of the ancient. In a modern era, you can see the impact of the medieval and the ancient also. So history is about the connecting point. It's not about the negativity. It's not about the disconnection. Okay? Like अभी भी हम बात करते हैं, जब हम चंडीगढ़ के बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं या टाउन प्लानिंग की तारीफ करते हैं, तो हड़प्पा का एग्जाम्पल लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग द हिस्ट्री। तो अभी का डिवीजन किसी रिलीजन और कास्ट पे नहीं है, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ अ फ्यू मोर थिंग, अभी हम इनका टाइमलाइन थोड़ा बात कर लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों है फ्रॉम स्टार्टिंग टू व्हाट? टू स्टार्टिंग टू 1206, और मिडवेल आपका 1206 से लेकर 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर, और 1757 से लेकर ये अभी तक हम कह सकते हैं, पर हम लेते हैं इसको जस्ट अप टू द our implication of our Indian Constitution, 26 January 1950. So this is the timeline of the basically Indian history. This is the basic point regarding it. कई सारे टाइम पीरियड अलग अलग आते हैं।
एंशियंट हिस्ट्री में क्या आ जाएगा आपका हड़प्पा भी आ जाएगा, वैदिक आ जाएगा, महाजनपद आ जाएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म भी उसी टाइम पीरियड के अंदर है, मौर्यन आ जाएगा, लेटर मौर्यन आ गया, गुप्ता आ गया, लेटर गुप्ता आ गया, ओके, द राजपूत एरा आ गया, 1206 स्टार्टिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ओके, उसमें भी 5 अलग डायनेस्टी आती है, फिर मुगल एरा आ गया, 1757 आपकी बात हो रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी की, ओके, बैटल ऑफ प्लासी टर्निंग पॉइंट था व्हेन द सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी and it was the starting of the British political rule. So this is the basic thing regarding it now. So class, that's all from our part 2. मैं उम्मीद करता हूँ, I really basically hope that you enjoy this part 1 or part 2. I'm again saying it's not about the marks. When you are reading the history, always remember one thing. वी आर लर्निंग आवर पास्ट, चाहे आप फ्रेंच का पढ़ रहे हो या मेसोपोटामिया पढ़ रहे हो या इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वी आर कीप लर्निंग फ्रॉम इट. वी मस्ट रिस्पेक्ट द सेक्रीफाइस ऑफ आवर रेवोल्यूशनरी, वी मस्ट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द हिस्ट्री. हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द जस्ट लर्निंग और मेमोराइजिंग द नेम ऑफ द किंग और डेट ऑफ द बैटल. ये भी की पॉइंट है इसके, पर जो मेन है इसकी, जो मेन इसकी जान है, द कंसेप्ट इज द मेन अबाउट द कंसेप्ट. सो दिस इज थिंग वी आर लर्निंग. अब हिटलर के एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं कि लाइक इफ वी आर सपोर्टिंग अ लीडर हु आर बेसिकली प्रमोटिंग द जिंगोइज्म, इट्स नॉट गुड फॉर द नेशन. स्टार्टिंग में लगेगा सही है, बट इट्स नॉट गुड फॉर द नेशन. दिस थिंग वी आर लर्निंग. व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ द अशोक एंड द मुगल एम्परर अकबर, कि दैट द रूलर आर नॉट नोइंग बाय देयर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, द रूलर आर नोन लेजेंड, दे बिकेम अ लेजेंड बिकॉज ऑफ देयर सोशल वर्क. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर. So class, thank you so much for your time. Keep learning this concept, keep memorizing these key points. So always link to the history as a learning approach. Thank you.